नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर में ठीक और स्वस्थ हैं। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं? उपसर्ग। अभी उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जो शब्दांश यानी कि शब्द का अंश जो होता है किसी दूसरे शब्द के आरंभ में लगकर यानी कि शुरुआत में लगकर उन्हीं उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी शब्द यानी कि हम यहाँ पर मूल शब्द, अब मूल शब्द का अर्थ हम आगे देखेंगे। तो देखिए जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में यानी कि आगे, अब मैं यहाँ पर एक शब्द लिखती हूँ कन्या। कन्या यह एक मूल शब्द है, उसके हम एक दूसरा शब्दांश लगाएंगे, वो है सु। शब्द का अंश है ये सु। सु में अगर हम कन्या को मिलाते हैं तो वो शब्द हो गया सुकन्या। ठीक है, यानी कि सुकन्या का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्या होता है? सुकन्या यानी कि एक अच्छी कन्या, है ना। अब कन्या यानी कि क्या होता है? पुत्री। हाँ, और सुकन्या यानी कि अच्छी पुत्री, यानी कि अर्थ बदल गया यहाँ पर। उसी के साथ साथ दूसरा शब्द लेते देखिए यहाँ पर वन। वन यानी कि अर्थ इसका निकलता है जंगल, है नहीं। वन का अर्थ क्या निकलता है? जंगल। अब इस वन में हम लगाएंगे उप। उप में वन को जोड़ दिया, उपवन हो गया। उपवन का अर्थ निकलता है बच्चों बगीचा यानी कि गार्डन, है ना। अब देखिए सिर्फ एक छोटे से शब्दांश से जोड़ने से क्या हो गया, यहाँ पर अर्थ अलग निकल आया, है ना। तो चलिए ये मूल शब्द क्या होता है देखते हैं। मूल शब्द वे होते हैं जो भाषा में जो के त्यों अपने मूल रूप में यानी कि बिना तोड़े हम प्रयोग करते हैं। मूल शब्दों का हम उपयोग कैसे करते हैं? बिना तोड़े यानी कि अपने मूल रूप से ही हम उसका उपयोग करते हैं, और इन्हीं मूल रूप के एक अलग शब्दांश जोड़ने से क्या हो गया? उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि उपसर्ग द्वारा किस प्रकार से बदलाव आता है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर मैंने वाक्य लिया है। देखिए यहाँ पर हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। दूसरे वाक्य में देखिए यहाँ पर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दो वाक्य हैं, एक मान और दूसरा अपमान। दो शब्द यहाँ पर आए हैं, एक मान है, दूसरा अपमान है। मान का अर्थ निकलता है इज्जत, अपमान का अर्थ निकलता है बेइज्जत। अब यहाँ देखिए मान, इस शब्द में हमने उसके आरंभ में क्या जोड़ दिया? अप। अप जोड़ने से क्या हो गया? वो अपमान। क्या हो गया बच्चों? अपमान हो गया। अब अपमान इस शब्द का अर्थ निकलता है बेइज्जती, यानी कि अप इस शब्दांश का ही अर्थ है बुरा। हाँ, अप इस शब्दांश का अर्थ ही होता है बुरा या विरुद्ध। अब इस अप को हमने क्या किया? मान में जोड़ दिया, तो जोड़ने से वो हो गया अपमान, यानी कि उसका अर्थ निकलता है बच्चों बेइज्जत करना। मान रखना, मान का यानी कि इज्जत यानी कि सम्मान देना होता है ना, उसी प्रकार अपमान का अर्थ होता है बेइज्जत। यानी समझ में आया बच्चों कि किस प्रकार उपसर्ग यानी कि छोटे से एक शब्दांश के आगे लगने से शब्द में किस प्रकार से बदल होता है। तो उसी की तरह हम कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए जीव। जीव का अर्थ होता है प्राणी या तो एक आत्मा, ठीक है। और निर यानी कि बिना,
बिना आत्मा, यानी कि उसमें जीव नहीं होता, ऐसा। तो यहाँ पर देखिए निर्जीव, जीव में हमने क्या किया, यहाँ पर निर लगाया, क्या लगाया, जीव। इसका अर्थ यहाँ पर दिया है हमने प्राणी या आत्मा, उस जीव में हमने लगाया निर। हाँ, यहाँ दिख रहा है आपको, तो निर्जीव हो गया वो, यानी कि प्राण रहित, बिना प्राण के। तो इस प्रकार इन शब्दों का अर्थ उपसर्ग लगने की, छोटे से एक शब्दांश के लगने से क्या हो जाता है, उनमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, दूसरा शब्द देखते हैं यहाँ पर पेट। पेट ये जो है मूल शब्द है, उसमें हमने भर यह शब्दांश लगाया, उसका अर्थ यहाँ पर भरपेट, यानी कि पेट भरकर, इसका अर्थ निकल गया पेट भरकर। पेट ये मूल शब्द है, पेट पता है आपको, स्टमच है ना, तो इस पेट में हमने भर यह शब्दांश लगाया, तो इसका अर्थ निकल गया पेट भर, भर पेट। ठीक है बच्चों, उसी के साथ आगे देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो बच्चों उपसर्ग के कुछ भेद होते हैं, यानी कि तीन मुख्यतः से तीन भेद हैं उपसर्ग के। कितने भेद हैं? तीन। एक संस्कृत के उपसर्ग है, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। तो बच्चों यहाँ पर जो संस्कृत के उपसर्ग हम देख रहे हैं, तो ये वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि तत्सम शब्द जो होते हैं, देखो जिस प्रकार से तत्सम शब्दों को हमने संस्कृत भाषा से उठाकर हमारी हिंदी भाषा में जैसा है वैसा ही प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार ये संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो हमारी इस भाषा में जैसा है वैसा ही प्रयोग में लाते हैं, है ना। अब देखिए अनु, इति, उत जो शब्दांश है वो इन शब्दों में चर, शय, सा, इन शब्दों में लगने से कौन कौन से शब्द बन गए? अनुचर, अतिशय, उत्साह, इस प्रकार से शब्द बन रहे हैं। अब अनु का अर्थ निकलता है यहाँ पर समान या पीछे। अनुचर यानी कि क्रमसूचक भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अति यानी कि अधिक, अतिशय का अर्थ निकल गया बहुत, है ना। उत का अर्थ है श्रेष्ठ, यानी कि उत्साह, बहुत उत्साह हुआ है, इस प्रकार से इन उपसर्ग का अर्थ निकलता है बच्चों। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग। ये वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत के होते हैं परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं वो तत्सम शब्द के जैसे होते हैं, अभी हिंदी के जो उपसर्ग है वो तद्भव, यानी कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आने के बाद जिस प्रकार बदलाव होता है उसी प्रकार हिंदी के जो उपसर्ग हैं उसे भी संस्कृत के, ये मूलतः संस्कृत के होते हैं, लेकिन क्या होता है हिंदी में आने के बाद इनमें भी बदलाव होता है। क्या देखिए अवगुण, बिन देखा और अनपढ़, ये जो है हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर तीसरा जो उपसर्ग हमने लिया है उर्दू भाषा से, उर्दू के उपसर्ग जो हैं यानी कि विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग हैं वो देखिए कम उम्र, खुशबू, बदसूरत, ये शब्दांश उर्दू और है ना, आप समझ सकते हो कि उर्दू उपसर्ग यानी कि उर्दू भाषा से ही हिंदी में हमने उसे प्रयोग किया है। समझ में आ रहा है ना। कम उम्र, उम्र का अर्थ होता है एज होता है ना, उसमें कम यह शब्दांश जोड़ने से वो क्या हो गया कम उम्र, छोटे उम्र का। उसी प्रकार ये अलग अलग भाषाओं के भी उपसर्ग हिंदी में आए हुए हैं। अब अंतिम जो हमने भाग किया है वो संस्कृत के अव्यय। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, अविकारी शब्द होते हैं ना, वो अव्यय कहलाते हैं, यानी कि जिनमें बदल नहीं होता। अब ये संस्कृत के अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सत प्लस जन सज्जन, चिर प्लस जीवी चिरजीवी, पुनर प्लस जन्म पुनर्जन्म।
तो इस प्रकार से संस्कृत के अवयव भी क्या हो जाते हैं हिंदी में, हिंदी के उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से बच्चों इस कक्षा में हमने उपसर्ग किस प्रकार का होता है, यानी कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के शुरुआत में यानी कि आरंभ में जुड़कर अपने अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। और उपसर्ग के 3 प्रकार भी हमने देखे, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग यानी कि उर्दू के उपसर्ग, और संस्कृत के अव्यय भी किस प्रकार से हिंदी में उपयोग किया जाता है ये भी देखा हमने। हाँ, तो आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। तो अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यय यानी कि सफिक्स। तो चलिए इसी के साथ आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।